हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेट नंबर 22। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, किस किसके बीच में हुआ था, तो ये बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद में क्या हुआ था, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना। बात करें इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी पहला दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो किसी भी युद्ध में मारा गया था। यानी युद्ध में मरने वाला पहला शासक था इब्राहिम लोदी। बात करें बाबर की, तो बाबर जो था उसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। उसके अलावा इसने पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें इसने तोप खाने का प्रयोग किया था। तोप खाने का प्रयोग करने वाला ये पहला शासक था। और इसने जो पानीपत का पहला युद्ध था उसको जीतने के लिए जो पद्धति अपनाई थी, यानी जो टेक्निक यूज करी थी, उस टेक्निक का नाम क्या था, उसका नाम था तुगलकमा तुगलमा पद्धति। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था। जो वायसराय था वो भारत में किसका प्रतिनिधि था, तो वो आपका ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। बात करें पहला वायसराय कौन था, प्रथम वायसराय कौन था, तो वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। कब बना था ये आपका, तो 1858 में। 1858 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य ग्रहण होता है कब होता है, जब के बीच में आ जाती है। देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका सूर्य है और यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। हमारी क्या है, पृथ्वी। ठीक है, इसके बीच में आपका क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा इसके चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो जो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आने में दिक्कत हो, यानी सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से पृथ्वी पर ना आ पाए, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करेगा। तो बाधा उत्पन्न कौन करेगा, तो बाधा उत्पन्न जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है वही तो करेगा। चंद्रमा ही तो उत्पन्न करेगा बाधा। जब चंद्रमा इन दोनों के बीच में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा, इसको चंद्रमा मान लेते हैं, इसको मून मान लेते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, तो जो इसका प्रकाश पृथ्वी पे जाने वाला होगा, वो प्रकाश क्या करते हैं, इसको रोक देगा। तो जितना प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचने में रोकेगा, तो पृथ्वी वाले लोग क्या करेंगे, पृथ्वी वाले लोगों को ये सूर्य का उतना हिस्सा देखने में दिक्कत होगी। तो उस जो हिस्सा देखने में दिक्कत होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ग्रहण कहते हैं। क्योंकि सूर्य का हिस्सा देखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए इसको सूर्य ग्रहण कहेंगे। तो सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, तो चंद्रमा आ जाए, तब क्या पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। और चंद्रग्रहण कब पड़ेगा, चंद्रग्रहण कब पड़ेगा, जब चूंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा इसके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा जब चक्कर लगाएगा, तो चंद्रमा कहाँ पहुंच जाएगा, चक्कर लगाते लगाते कभी एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि चंद्रमा इसके इस साइड में पहुंच जाएगा। जब इस साइड में पहुंच जाएगा, चूंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश है नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमकता है, तो जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ने वाला था, तो पृथ्वी बीच में आ गई, तो प्रकाश सूर्य पर डायरेक्ट चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगा। डायरेक्ट चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगा, तो चंद्रमा कुछ हिस्सा में दिखाई नहीं देगा। जो हिस्सा दिखाई नहीं देगा, तो उसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्रग्रहण कब पड़ता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए, पृथ्वी। तब तो पड़ता है चंद्रग्रहण। लेकिन आपसे पूछा है क्या, सूर्यग्रहण कब पड़ता है, तो सूर्यग्रहण कब पड़ेगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा। ठीक है, यानी कि चंद्रमा कब आता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आपको पता चल गया होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगनाथ मिश्र। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट देखिए, डीआरडीए का विस्तारित रूप क्या है। तो डीआरडीए का जो विस्तारित रूप है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ये डीआरडीए का क्या है, विस्तारित रूप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे क्रिकेट का काला राजकुमार कहा जाता है। क्रिकेट का काला राजकुमार किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, रंजीत सिंह। अब बात करें कि क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं, तो आपको सभी को पता है कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और सचिन तेंदुलकर एकमात्र क्रिकेटर है जिनको क्या है, भारत रत्न दिया गया है। जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, तो सचिन तेंदुलकर ही है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के समय कौन भारतीय सेना के जनरल थे। जनरल कौन थे, JN चौधरी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान।
नेक्स्ट देखिए, तीसरी दुनिया शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? तो तीसरी दुनिया जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो आपका विकासशील देशों के रूप में किया जाता है। ये तीसरी दुनिया जो शब्द का प्रयोग हुआ वो कब से हुआ है? तो देखिए, आपने जो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में क्या हुआ था कि जो रूस और अमेरिका था यानी यूएसए था, उसके बीच में क्या हुआ था, शीत युद्ध हुआ था। तो शीत युद्ध के बाद में क्या हुआ था कि दुनिया के जो कुछ देश थे वो यूएसए के साइड में थे और कुछ देश आपके रूस के साइड में थे। जो बाकी जो देश थे वो आपके भारत के साइड में थे। भारत मतलब भारत वालों ने क्या किया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या किया था, जो विकासशील देश थे उनका अपना एक ग्रुप बना लिया था। उसी को बोलते हैं तीसरी दुनिया का, यानी थर्ड वर्ल्ड। बाकी जो आदि मतलब कुछ दुनिया रूस के साथ थी, कुछ दुनिया आपकी यूएसए के साथ थी। ये कब की बात है? जब आपका कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध चल रहा था उस समय की बात। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो उत्तराखंड राज्य किससे बना है अलग होकर? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। कब बना था ये आपको बना था 9 नवंबर 2000 को बना है उत्तराखंड राज्य। किससे अलग हुआ है? तो यूपी से अलग हुआ है। कितने जिले अलग हुए थे? तो 13 जिले अलग हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? तो 17,500 द्वीप हैं इंडोनेशिया में। बात करें इंडोनेशिया की तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी पहली राजधानी थी जकार्ता। वर्तमान में जो राजधानी इसकी चेंज हो गई, उसका नाम क्या है? नूसंतारा। नूसंतारा, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? चेंज हो गई। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आपकी टका बांग्लादेश की मुद्रा है। बात करें पीसो की, पीसो का मुद्रा है तो मैक्सिको की मुद्रा है पीसो। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पीसो। और डॉलर कहाँ की है? तो यूएसए की मुद्रा है डॉलर। और रियाल कहाँ की है? तो सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। इसके अलावा बात करें बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका क्या है बांग्लादेश की राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं, इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य शब्द जोड़े गए थे। यानी ये शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। ये संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये संविधान संशोधन हुआ था। बात करें इस संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य जो उस समय कितने जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे, ठीक है। किस भाग में जोड़े गए थे? भाग 4 का। भाग कौन सा था? भाग 4 का, ठीक है। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। बाद में एक और जोड़ दिया गया 2002 में। तो कुल मिलाकर वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जबकि संविधान जब लागू हुआ था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में 10 आपके अस्थायी होते हैं, जबकि 5 कितने होते हैं? स्थायी होते हैं। दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 15 सदस्य हो जाते हैं। और जो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष के लिए वो चुने जाते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और जो स्थायी होते हैं वो तो आपके परमानेंट होते ही हैं। तो वो कितने हैं? वो आपके 5 हैं। बात करें 5 कौन कौन से हैं, तो आपको लिख लेना है, रूस, यूएसए, चीन और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ये 5 देश हैं जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट देखिए, आईन अकबरी किसका रचना है? आईन अकबरी किसकी है? अबुल फजल की, ठीक है। आईन अकबरी किसकी है? तो अबुल फजल की है। बात करें जयदेव की रचना कौन सी है? तो गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी है? तो जयदेव की है। पाणिनि क्या है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है। और अलबरूनी की कौन सी किताब है? क्या अलबरूनी की जो किताब का नाम है उसका नाम है किताबुल हिंद, ठीक है। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अलबरूनी की पुस्तक। नेक्स्ट देखिए, मार्क टुली एक जाने माने हैं। कौन है मार्क टुली? कौन है? तो एक न्यूज पर्सन है मार्क टुली। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो टैकोमीटर से आपकी चाल मापी जाती है। बात करें दाब किससे मापा जाता है? दाब आपका बैरोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर से आपका क्या नापा जाता है? तो बैरोमीटर से आपका दाब मापा जाता है। ताप किससे नापा जाता है? ताप आपका थर्मामीटर से नापा जाता है, थर्मामीटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अशुभ शक्ति किसका मात्रक है? तो देखिए शक्ति किसका मात्रक होता है? शक्ति आपका शक्ति का ही मात्रक है। अशुभ जो शक्ति है वो किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है अशुभ शक्ति। बात करें एक अशुभ शक्ति कितने के बराबर होता है? तो एक अशुभ शक्ति आपका 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 746 वाट के बराबर क्या होता है? एक अशुभ शक्ति। अशुभ शक्ति को शॉर्ट में क्या होता है? एक हॉर्स पावर यानी एक एचपी किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, वायुदाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है वायुदाब कैसे नापते हैं, तो बैरोमीटर से आपका वायुदाब मापा जाता है। बात करें सिस्मोग्राफ की, तो जो आपका भूकंप होता है, भूकंप की तीव्रता कैसे नापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। और थर्मामीटर से क्या नापते हैं? थर्मामीटर से ताप नापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, -40 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री के ही बराबर होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री टेम्परेचर दोनों में क्या होता है? बराबर होता है। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या होता है? तो वापस लौट जाती है। ध्वनि तरंग क्या हो जाती है? आपकी वापस लौट जाती है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है? तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक अणु होता है, अणु के अंदर क्या होता है? परमाणु होता है, परमाणु के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन होता है सबसे छोटा? तो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे छोटा। निम्नलिखित में से किसे मास गैस कहते हैं? तो मास गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को आपको मास गैस कहा जाता है। मीथेन गैस के संबंध में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे मीथेन गैस कहाँ मिलती है? आपकी जो दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि, हमको कौन सी गैस मिलती है? तो मीथेन मिलती है। बात करें जो कोयले की खदानें होती हैं, कोयले की खदानें, वहाँ पे कौन सी गैस मिलती है? तो यही मिलती है। धान के खेत में कौन सी गैस मिलती है? धान के खेत में तो आपकी यही मिलती है। जो जानवर जुगाली करते हैं, जुगाली जो करते हैं जानवरों की जुगाली में, ठीक है, जानवरों की जुगाली में कौन सी गैस मिलती है? तो इसमें आपकी मीथेन गैस ही मिलती है। इसके अलावा बात करें कि मंगल ग्रह पे कौन सी गैस मिलती है? तो मंगल ग्रह पे आपकी मीथेन गैस ही पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन थे मीथेन गैस के बारे में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, क्या है? ये जो आपका सीएनजी गैस होती है, सीएनजी हो या फिर जो भी नेचुरल गैस होगी, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस होगी? जो जहाँ भी आपकी एन आएगा, जहाँ भी आपका नेचुरल गैस आएगी, तो वहाँ पे कौन सी गैस होगी? वहाँ पे आपकी मीथेन ही होगी। और बात करें मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो CH4 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? तो किसकी उपस्थिति से होती है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति से होती है जल की कठोरता। बासिंग सोडा यानी वस्तु धोने वाले सोडे का को मतलब कौन सा है? तो बासिंग सोडा का को रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसका रासायनिक जो नाम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। जो बासिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और जो खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा, उसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है और सोडियम कार्बोनेट आपका बासिंग सोडा है। नेक्स्ट देखिए, कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो कांच किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है आपका कांच। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? तो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री भी किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो मानव शरीर किस भाग में लगता है पायरिया? दांतों में। दांतों और मसूड़ों में क्या लगता है? आपका पायरिया रोग लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस प्रक्रिया का प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? कौन सी प्रक्रिया है? वो आपकी श्वसन है। ठीक है, दिन में जो पौधे ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं वो कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण है। जबकि रात में कौन सी करते हैं? तो श्वसन करते हैं। परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है। इन 3-4 बार मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया हुआ है। आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। बात करें कि जो आपका क्षार होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो आपका तीखा होता है क्षार का स्वाद। इसके अलावा बात करें पीएच मान की, तो देखिए जो आपका पीएच मान है, यदि पीएच मान क्या है? यदि पीएच मान 7 से क्या है? अधिक है, 7 से अधिक है पीएच मान, तो ये आपका होगा क्षारीय। और यदि 7 से क्या है? कम है, तो ये होगा आपका अम्लीय। ठीक है, और यदि 7 है तो आपका क्या हो जाएगा? उदासीन। यानी 7 से अधिक होने पे आपका क्षारीय और 7 से कम होने पे अम्लीय और 7 होने पे क्या हो जाएगा? आपका उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक 5 वर्ष का बच्चा कॉर्नफ्लावर खरीदना चाहता है तो उसके लिए
किस दुकान पर जाएगा, तो कॉर्नफ्लावर कहाँ मिलेगा आपको, पंसारी दुकान में मिलेगा कॉर्नफ्लावर। नेक्स्ट देखते हैं, पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वो बाएं मुड़ती है, तो ये बना लेते हैं, मान लेते हैं ये पावनी है, दक्षिण दिशा कौन सी हुई, हमने इस तरह से डायग्राम बनाया, ये हमने मान लिया दक्षिण है, यानी ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये आपकी ईस्ट है, और ये आपकी वेस्ट है। तो इस स्थान से किधर जाएगी पावनी, दक्षिण दिशा की तरफ जाएगी, इस दिशा में जाएगी, क्लियर। फिर वो बाएं मुड़ती है, तो इसका बाएं किधर होगा, इधर, और 5 किलोमीटर चलती है, फिर वो फिर से बाएं मुड़ती है, तो जिससे बाएं मुड़ी किधर जाएगी, वो इधर दिशा में जाएगी, और जारी चलना जारी रखती है। अब वो किस दिशा में चल रही है, तो ये दिशा आपकी कौन सी है, तो ये दिशा आपकी कौन सी है, आपकी उत्तर है। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यदि डी बराबर 20 है तो एफ जी बराबर कितना होगा, तो ये डी 20 कैसे बनेगा, डी की वैल्यू होती है 4, ई की वैल्यू होती है 5, दोनों गुणा करते हैं कितना जाएगा 20। उसी पर एफ की वैल्यू होती है 6 और ये का मान कितना होता है, तो 7, दोनों गुणा करते हैं 6 7 42। आपका राइट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनीष लड़कों की एक कतार के दोनों छोर से 18वें स्थान पर खड़ा है, तो उस कतार में कितने लड़के हैं। मान लीजिए मनीष कहाँ खड़ा है, आपका यहाँ खड़ा है 18वें नंबर पर, एक नंबर कौन सा है, 18वां नंबर है, दोनों तरफ से 18 नंबर है, इसका मतलब इससे जो पहले लड़के होंगे वो इधर 17 होंगे, और इससे जो पहले लड़के होंगे इधर वो कितने होंगे, 17 लड़के इधर होंगे, 17 लड़के इधर होंगे, तभी तो दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से दोनों तरफ से 18 नंबर पर होगा। तो कुल मिलाकर लड़के कितने हुए, 17 + 17 34, और एक खुद होगा ये मनीष, कुल मिलाकर 34 + 1 कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए ये आपकी घटनाएं दे रखी हैं, आपको सही क्रम में लगाना है आपको। तो देखिए सबसे पहले आप क्या होगा, अपराध होगा, सबसे पहले क्या होगा, अपराध होगा। अपराध में कौन आएगा, पुलिस आएगी, पुलिस क्या करेगी, न्यायाधीश के पास ले जाएगी, न्यायाधीश क्या करेंगे, न्यायाधीश आपको क्या करेंगे, निर्णय करेंगे, निर्णय में क्या होगा, आपका दंड होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, तो एन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ लिखिए 10, n+1 यानी कि 10 प्लस के 1 बटे में कितना है 2, तो 10 गुणा 10 + 1 यानी 11, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणा 11 बटे में 2, 2 से कटेगा 5 बार, और 5 × 11 कितना हो जाएगा 55, यानी पहली 10 प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, a + 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए होल स्क्वायर खोल देते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² यानी इसका 1/a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2ab, तो 2 गुणा a की वैल्यू कितनी a और b की वैल्यू कितनी 1/a, a से a खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा a² + 1/a² प्लस के 2, यानी कि a² कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं बराबर हों तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अनुरूट में 3/4 भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, अनुरूट 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। एक समबाहु त्रिभुज के आधार एवं कर्ण की लंबाई कितनी है, 12 एवं 13 है। देखिए ये संभव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। क्यों, यदि समबाहु होगा तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर बराबर होगी। अभी हमने यहाँ पर परिभाषा पढ़ी थी, तो ये क्या होगा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा, जिसका आधार क्या है, आधार दे रखा है 12 और कर्ण दे रखा है 13 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो, तो एक कोण होगा आपका 90 अंश का, यानी ये कोण कितने अंश का है 90 अंश का। इसका आधार दे रखा है आपको 12 और कर्ण दे रखा है 13। आपको निकालना है, आपको लंब निकालना है, लंब कितना होगा, लंब आपको लंब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ठीक है, ये क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो हमें लंब की आवश्यकता पड़ेगी क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो लंब कैसे निकलता है, लंब निकलता है 13 कर्ण का वर्ग माइनस के आधार का वर्ग। देखिए लंब बराबर होता है, लंब बराबर अनुरूट में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 माइनस के आधार का वर्ग यानी 144, हो जाएगा आपका अनुरूट में 25, अनुरूट 25 बराबर होता है 5, तो लंब हमारा कितना मिल जाएगा 5। तो लंब हमारा 5 मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधा गुणा लंब, यानी कि 1/2 गुणा आधा कितना है, आधा आपका है 12 और लंब कितना है आपका 5, तो उससे कटेगा 6 बार 6 पंजे 30, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है।
यानी ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, cos जीरो का मान कितना होता है? cos जीरो का मान कितना होता है? cos जीरो होता है 1। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 5/8 प्लस 1/2 माइनस के, तो देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 16×5 = 80 और 8×48 यानी 32/, देखिए नए पेज पे समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जगह नहीं है। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो बोडमास नियम के हिसाब से सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो इस कोष्टक को सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए 5/8 प्लस के 1/2 गुणा कितना आएगा आपका? 16×5 = 80 माइनस के 8×48 बटे में 16 इसको दोनों क्या आ जाएगा? नीचे गुणा आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे? 5/8 प्लस के 1/2 गुणा 80 में से 48 कटेंगे, कितना बचेगा? 32 बटे में 8 गुणा 16। क्लियर? अब देखिए अब आगे क्या करेंगे आप? 16 से 32 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 8 कटेगा 4 बार, यानी इस पूरे ब्रैकेट की जगह कितना आ जाएगा? 1/4, यानी कि 5/8 प्लस के 1/2 गुणा यहाँ से 1 आपको 4 मिल जाएगा। क्लियर? अब इसको जोड़ लीजिए, सॉरी अभी अब नंबर किसका आएगा? गुणा करने का। गुणा करिए, 1 × 1 1 ही रहता है, और 2 × 4 2 × 4 कितना आएगा? 8, यानी आपको यहाँ से मिल जाएगा 5/8 प्लस के 1/8। क्लियर? अब आपका नंबर किसका आएगा? जोड़ने का। अब जोड़ लेंगे, जब बेस समान है तो आपका अंश क्या हो जाएगा? आपका जुड़ जाएगा, यानी 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 6, यानी कि 6/8। 6/8 किसके बराबर होता है? 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार, यानी कि 3/4। तो आपका राइट आंसर कितना जाएगा? 3/4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, बहुत छोटी छोटी संख्या जो 4, 7, 10, 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो संख्या कौन सी होगी? तो देखिए जो संख्या आपकी मतलब आप इसमें क्या करेंगे? आप विभाजित करके देख लेंगे। 7 से विभाजित कर लीजिए, सबसे आसान रहेगा 7 से विभाजित करना। 7 से 60 नहीं कटता, 7 से आपका 105 कटता है तो कटता है, ये 210 आपका कटता है, और आपका 420 भी कटता है। फिर बात करें 10 से 105 कटेगा तो नहीं कटेगा, और बात करें 12 से 210 कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है? तो कितना प्रतिशत है? 9 है, तो 9 को ऊपर रखिए, और किससे पूछा? 72 से, तो 72 से भाग कर दीजिए। परसेंटेज में पूछा तो भाग कर देंगे 100 का। देखिए 9 से कटेगा 9 8 72, और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में? तो 12.5% के बराबर होती है, यानी जब 100 में हम 8 का भाग करेंगे कितना आएगा? 12.5% आएगा। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोबाइल को 5850 में बेचने से 10% की हानि होती है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य बताइए। देखिए कैसे करेंगे? देखिए हानि कितने परसेंट की हो रही है? तो 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। 10% की भिन्न क्या होती है? 1/10, क्योंकि हानि हो रही है इसका मतलब क्या है? 10 रुपये की कोई चीज है तो उसमें 1 रुपये की क्या होगी? हानि हो रही है। इसका मतलब हम कितने में बेच रहे होंगे? 10 वाली चीज को 1 रुपये की हानि बेच रहे हैं, इसका मतलब हम 9 रुपये में बेच रहे होंगे। तो ये बताइए जरा, हम बेच कितने में रहे एक्चुअल में? तो हम बेच रहे हैं 5850 में, तो यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5850। 9 यूनिट बराबर 5850 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5850 बटे में 9। 9 से कटेगा 9 × 54, और 9 × 5 = 45, यानी 650 बार कटेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 650। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 650। आपसे पूछा क्या? क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 10 माना था, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 × 650, यानी कि आपका कितना जाएगा? 6500, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3, 5, 7, 9 और 11 का औसत क्या होगा? तो देखिए यदि संख्याएं क्रम से लगी हों और उनके बीच में क्या है? समान गैप हो, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही क्या होता है? आपका औसत होता है। जो बीच वाली संख्या होती है वही क्या होता है? आपका औसत, यानी ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3 का वर्गमूल क्या होता है? 3 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप आराम से देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 3 का वर्गमूल कितना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 800 रुपये 5% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है आपका? 800, दर कितनी है? 5% की, और समय कितना है? 9 महीने। 9 महीने को हम वर्षों में दर बदल लेंगे, तो 12 से भाग कर देंगे, बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो 0 से 2 0 खत्म, 4 से कटेगा 3 बार, और 4 से कटेगा ये 2 बार, और 3 से कटेगा आपका ये 3 बार, यानी 2 पंजे 10 दिया 30, कितना आ जाएगा आपका? 30 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये आपका अनुपात वाला सवाल है, तो करके देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं आपको, ए बी सी, ए बी और ये सी, 3 ही एलिमेंट दे रखे हैं, तीनों का अनुपात पूछा कितना आएगा?
देखिए ए अनुपात बी दे रखा है आपको 4:7, क्लियर। बी अनुपात सी दे रखा है 5:9, 5:9 जैसे दे रखा है वैसे वैसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, और यहाँ जगह खाली है तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 5। इसके सामने जगह खाली है वही चीज़ भरी जाती है वहाँ पे। अब क्या करना है आपको, सीधे सीधे गुणा कर देना है, यानी 4 पंजे 20, 7 पंजे 35 और 9 7 63। यही क्या हो जाएगा आपका एबीसी का अनुपात। आपसे एबीसी का अनुपात पूछा है तो ये अनुपात हो जाएगा आपका 20:35:63, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 6:40 अपराह्न यानी कि 6:40 PM के 4 घंटे 50 मिनट के बाद कितना समय होगा। तो देखिए 6:40 प्लस के 4 घंटे 50 मिनट को जोड़ लीजिए, 0 का 0, 4 और 5 9, 9 का मतलब होता है आपका, चलो 9 ही लिख लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं 6 और 4 10, तो ये आपका 90 मिनट हो गया। 90 मिनट को आप लिख सकते हो 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो इसमें 1 घंटा और जोड़ देंगे तो 11:30। ये कब की बात होगी, ये आपकी ये जैसे ये 6:40 आपका क्या दे रखा है, PM दे रखा है, तो ये भी किस में आएगा आपका PM में ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद जय भारत।